कर देना। Welcome to Path Vidyapeeth online classes. Myself Dr. Dharika. Today we start physiology. First आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी और एनाटमी में क्या डिफरेंस है। हमारी फर्स्ट ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो फिजियोलॉजी और एनाटमी में क्या डिफरेंस है। फिजियोलॉजी में आप अपनी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस, आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है, आप कैसे काम करते हैं, ये सब आपकी फिजियोलॉजी है। मैं यहाँ वॉक कर रही हूँ, आप बैठ के मुझे सुन रहे हैं, तो ये हमारी फिजियोलॉजी है नॉर्मल। जब हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है तो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। एनाटमी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आप दिखने में कैसे दिखते हो, ये सब आपकी होती है एनाटमी। What is physiology and what do we study in physiology? तो क्या है, द फाउंडेशनल स्टडी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, प्रोसेस एंड मैकेनिज्म taught alongside biochemistry to understand how organism, organ and cell maintain health. तो कैसे आपकी बॉडी नॉर्मल बॉडी फंक्शन करती है, कैसे आप काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन चलते हैं जो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, हार्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन कर रहे हो आप, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब नॉर्मल चल रही हैं आपकी बॉडी में। तो ये होती है आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब जो ऑर्गन है वो दिखने में कैसा है, कैसा दिखता है, कितनी वॉल्स हैं, कितने चैम्बर्स हैं, इट्स एनाटमी। सबसे पहले फिजियोलॉजी में कितने कंटेंट हैं, कितने सेक्शन हैं, हम वो देखेंगे। तो आप हमारी फिजियोलॉजी में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसमें 11 सेक्शन है। क्लियर। फर्स्ट जनरल फिजियोलॉजी, जिसमें हम आपकी जनरल फिजियोलॉजी, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन, इनके बारे में देखेंगे। सेकेंड सेक्शन इज़ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स हैं, जिसमें हम अपने ब्लड सेल्स की स्टडी करेंगे। मसल्स फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रीनल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, reproductive system, cardiovascular system, respiratory system, nervous system and spatial senses. Clear? तो वन बाय वन हम सारे सेक्शन क्लियर करेंगे। फर्स्ट वन इज सेल फिजियोलॉजी। तो ये सारे जो टॉपिक दिए हुए हैं ये हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट इज सेल। सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लिविंग बॉडी। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई मकान है, मकान बनने के लिए, एक घर बनने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ईंट, एक ब्रिक। क्लियर। जब वो बहुत सारी ब्रिक को आप कलेक्ट करते हो तो एक वॉल बनती है। जब वॉल आप कलेक्ट करेंगे, जब चारों तरफ से एक वॉल बनेगी तो एक रूम तैयार हो जाता है। और ऐसे ही एक रूम है, एक किचन है, एक बेडरूम है, सब मिलाकर क्या बन जाता है, एक घर बन जाता है। सेम ऐसा ही होता है। सेल क्या है, आपकी बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सेल। जब ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। क्लियर। अ सेल डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी. Each single cell in the body has all the characteristic feature required for survival and functioning. Living organism are made up of many group of cell. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत, जब पूरी बॉडी है तो सेल से ही मिलके बनी हुई है। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि जो हाथ में जो सेल्स हैं उनके ये फंक्शंस हैं, पैर में जो सेल्स हैं उनके ये फंक्शन है, या किडनी के सेल्स के ये फंक्शन है, लिवर के सेल्स के ये फंक्शन है। तो ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सबके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो सारी सेल्स के सेम है। मीन्स सारी सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, सारी सेल्स को रिपेयर करना है, सेल्स में जो भी फंक्शंस हैं सारे सेल्स के सेम है। यदि कहीं की भी बॉडी के फंक्शंस अगर एग्ज़ाम में आते हैं कि आपको न्यूरॉन्स के फंक्शन लिखो, फंक्शंस नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स उसके, कि न्यूरॉन्स के लिखने हैं, नेफ्रॉन्स के लिखने हैं, या सेल का लिखना है, वो सेल है तो वो सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो सेम होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सेल। Cell produces its own energy necessary for its growth, repair and other activities. Cell को produces its own energy. Cell अपनी एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस करता है। क्लियर। कैसे, क्यों करता है, क्योंकि उसको क्या करना है, ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, सेल को ग्रो करना है। क्लियर। जब आप कोई बेबी की
बर्थ होता है कोई बेबी का तो वो छोटा सा होता है, फिर धीरे 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 वो बड़ा हुआ, तो डायरेक्ट कैसे बड़ा हो जाएगा? कोई ऑर्गन तो डायरेक्ट एकदम से बड़ा नहीं हो जाएगा ना, बॉडी एकदम से बड़ी नहीं हो जाएगी। डे बाय डे सेल में चेंजेस आते हैं, सेल ग्रो करेगा, सेल ग्रो होगा तो टिश्यूज़ की साइज़ बढ़ेगी, टिश्यू की साइज़ बड़ी होगी तो वो ऑर्गन की साइज़ बड़ी होगी, ऑर्गन बढ़ेगा तो ऑर्गन सिस्टम बढ़ेगा, ऑर्गन सिस्टम बढ़ेगा तो बॉडी बढ़ेगी पूरी, ठीक है। तो सेल को क्या करना चाहिए, क्या करना है? सेल प्रोड्यूसेस इट्स ओन एनर्जी, सेल खुद के लिए ही एनर्जी बनाता है जिससे वो अपनी ग्रोथ कर सके, रिपेयर कर सके। कई बार चोट लग जाती है, कट हो जाता है, सेल मर जाती है तो सेल को रिप्रोड्यूस होना पड़ता है, या चोट लग गई है तो उसको रिपेयर भी होना पड़ता है, ठीक है। इट नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फॉर अबव एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं कौन सी वाली, कि उसको ग्रोथ करना है, रिप्रोड्यूस करना है, रिपेयर करना है, तो इसके लिए उसको क्या चाहिए रहता है? न्यूट्रिशन। विदाउट न्यूट्रिशन क्या हम ग्रोथ कर पाएंगे? विदाउट न्यूट्रिशन क्या हम रिपेयर कर पाएंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए उसको ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की नीड है। नेक्स्ट, इट एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज। जब बॉडी कुछ भी काम करती है, कोई भी एनर्जी के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्टेज तो निकलते ही हैं। जैसे आप किचन में खाना बनाती हैं या कुछ भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है ना। सेम यही बात है कि आपने कुछ भी बनाया, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं इतने सारे, तो कुछ ना कुछ उसमें वेस्ट बनता ही बनता है, ठीक है। तो इट एलिमिनेट्स CO2 एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज। सेल की हेल्प से जो बॉडी में CO2 है वो और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एलिमिनेट होते हैं। ईच सेल मेंटेन्स द मीडियम। हर सेल अपना अपना मीडियम, अपने मीडियम को मेंटेन करता है। इट शोज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। हर सेल तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, ऐसा नहीं कि कोई मॉस्किटो आया उसने काटा और हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि डिले रिस्पॉन्स, ऐसे नहीं, इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। कुछ हुआ, किसी ने आपको काट लिया पैर में, किसी ने कुछ जोर से पैर रखा तो हम तुरंत पैर हटाते हैं ना, तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। तो हर सेल इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन। सम सेल्स सच एज न्यूरॉन्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। हर सेल हमारी बॉडी में रिप्रोड्यूस करता है, मीन्स 1 से 2, 2 से 4, ऐसे हर सेल में रिप्रोडक्शन होता है एक्सेप्ट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता, और क्यों नहीं होता वो अभी देखेंगे हम। क्लियर? हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सब में, सारे सेल्स में रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सारी सेल्स में 1 से 2 सेल सारी सेल बनती हैं, सिर्फ न्यूरॉन्स के अलावा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का क्या स्ट्रक्चर है, वो दिखने में कैसा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या होता है, हम सेल के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेल का स्ट्रक्चर है वो हम 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं हम इसको, प्लाज्मा लीमा, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोटेक्ट करती है या डिवाइड करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। मीन्स जब हम कहीं मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो हम सब्ज़ी लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो उन सबको हम एक पैकेट में रख लेते हैं ना, एक थैले में, एक बैग में रखते हैं ना उन सारी चीज़ों को, क्यों? जिससे वो सारी चीज़ें उसी बैग के अंदर हैं, बाहर ना फैल जाएं। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन होती है, जिससे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो ईजिली उनके अंदर अच्छे से रहें और अपना वर्क कर सकें, वो इधर उधर ना घूमें। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है?
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इट्स न्यूक्लियस एंड इट्स क्रोमोसोम्स। दूसरा होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंड इज न्यूक्लियस, ठीक है। थर्ड साइटोप्लाज्म, थर्ड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मीन्स ये वाला जो एरिया है बीच वाला, ये इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो हम 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। कौन कौन सी है वो 3 हेडिंग? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आप सबको अच्छे से? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो हम 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन है वो, न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये वाला जो एरिया है साइटोप्लाज्म, ये जो वो है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन पार्शियली वो सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि इसके अंदर की सारी चीज़ें बाहर आ सकें और बाहर की सारी चीज़ें अंदर आ सकें, ये है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन्स कुछ चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं और कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें इसको जो नीड है वो अंदर आएगा और जो नीड नहीं है वो सेल के बाहर ही रहेगा। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन, अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? द सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव शीट एनवलपिंग द सेल बॉडी। मैंने बताया ना कि ये क्या करती है? एनवलप। एनवलप मतलब एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल ऑर्गेनल्स के लिए, ठीक है। दूसरा इट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। मैंने बताया था आपको कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा है। द मेम्ब्रेन सेपरेट द फ्लूइड आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इनसाइड द फ्लूइड इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पढ़ रहे हैं हम। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, एक तो ये प्रोटेक्टिव शीट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इस प्रोटेक्टिव इस बैग के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, एक तो वो सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये डिवाइड करती है फ्लूइड को। जो फ्लूइड सेल के अंदर है, ध्यान रखना, जो फ्लूइड सेल के अंदर है वो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और जो फ्लूइड सेल के बाहर है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर? द सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो है सेमी परमिएबल है, ठीक है। ये फुली परमिएबल नहीं है। ये सेमी परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, सेमी परमिएबल है। इसीलिए कुछ ही चीज़ें सेल की अंदर से बाहर जा पाती हैं और कुछ चीज़ें सेल की बाहर से अंदर आ सकती हैं, सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ सेल एंड ऑर्गेनल्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल ऑर्गेनल्स के जो मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करती है। कैसे? मान लो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब वो मूवमेंट कर रही है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड है। तो ये पूरे इसमें फ्लो कर रही है, ऐसे 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 मूवमेंट। तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो ये तो कहीं भी फ्लो करती रहती पूरी बॉडी में। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को, इतना, ठीक है। नेक्स्ट, द बेसिक फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टिंग द सेल फ्रॉम सराउंडिंग। जो बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो ये है कि सराउंडिंग्स से सेल का प्रोटेक्शन करना। ये रहा सेल, ठीक है। ठीक है, ये है हमारा सेल। तो सेल मैंने बताया आपको कि जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, हम 3 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस, ये पूरा इतना है, ये न्यूक्लियस एंड थर्ड ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया थर्ड, ठीक है। ये 3 हेडिंग्स में हमें सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो दिख रहा है आपको, सेल मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियस, और ये जितने भी ये हैं सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर फ्लो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो ये जो देख रहे हैं आप, सबसे पहले ये होता है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। दिस वन इज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियस, ये जो है पूरा ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है? दिस इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज अ RNA DNA मटेरियल जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, किसके थ्रू होती है? RNA DNA के थ्रू। तो ये क्रोमैटिन है। नेक्स्ट इस जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके जस्ट बाहर, आप ध्यान से देखना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। क्लियर? इसके जस्ट बाहर आप देखेंगे ये इधर ऐसे, ठीक है, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से इस चीज़ को समझो कि न्यूक्लियस के जस्ट बाहर ऊपर जो एक बना हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्यों उसको रफ बोलते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है? राइबोसोम्स इज अ सेल ऑर्गेनल्स। दिस वन, दिस इज राइबोसोम्स। ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे से, ये है राइबोसोम्स। ठीक है? अब ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पर भी अटैच होंगे, मतलब ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? ध्यान से देखना इसको, ये है राइबोसोम्स। ठीक है? तो ये राइबोसोम्स अटैच है कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर पर। ठीक है? तो जहाँ ये अटैच है इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ ये अटैच नहीं है इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? ये चीज़ समझ आई आप सबको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर यदि राइबोसोम्स अटैच हैं तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है उस एरिया को हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना हुआ। नेक्स्ट इसमें और क्या होता है? गोल्गी एपरेटस। ये जो आपको देख रहे हैं दिस इज गोल्गी एपरेटस। ठीक है? गोल्गी एपरेटस क्या करता है? जैसे इसके अंदर राइबोसोम्स हैं, जैसे अभी हम फंक्शन देखेंगे वन बाय वन सेल ऑर्गेनल्स के। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है? प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को बनाने का। तो और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ लिपिड बना रहे हैं। ठीक है? तो प्रोटीन जो बन रहा है वो किस प्रोटीन को सेल के अंदर रहना है, किस प्रोटीन को सेल के बाहर जाना है, तो ये कौन डिसाइड करता है? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का क्या काम होता है? प्रोटीन की पैकिंग करना, उस पर लेबलिंग करना और उसकी डिलीवरी करवाना। क्लियर? जैसे आप मार्केट जाते हैं, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया या आपने ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं ना आप लोग, तो आपने कुछ ऑर्डर किया, कुछ ऑर्डर, तो डिलीवरी बॉय क्या करता है? उसको आपके एड्रेस तक डिलीवर करता है। तो सेम गोल्गी एपरेटस का वही काम है कि सेल ऑर्गेनल्स जो है बहुत सारी प्रोटीन्स बना रहे हैं, अलग अलग टाइप की, सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन बन रही है। तो वो प्रोटीन को बॉडी के किस पार्ट में नीड है उसके अकॉर्डिंग उसकी डिलीवरी कौन करवाता है? गोल्गी एपरेटस। This is also a secretive vesicles. It is also a cell organelles, vacuoles, lysosomes. Lysosomes क्या करते हैं? जो प्रोटीन मर गया है, जो सेल मर जाती है उसको किल करता है। माइक्रोफिलामेंट जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेंट्रोसोम्स ये
सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म बता चुकी हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो सेल स्ट्रक्चर क्लियर है आपको। हम सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, इनके हम फंक्शन देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हम देख चुके हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये इसका मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स के हम फंक्शन देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक का मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों है इसका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? क्योंकि राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम का फंक्शन होता है, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं। ये देखिए आप, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच है राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? राइबोसोम्स के कारण। डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्म आउट ऑर्गेनल्स मीन्स जो सेल ऑर्गेनल्स मर जाते हैं उनका डिग्रेडेशन करना, मतलब उनकी सफाई करना। जैसे आप लोग भी तो अपने घर में सफाई करते हैं ना, कचरा वहीं रखा रहेगा, फिर इन्फेक्शन होगा, तो ऐसे ही डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्म आउट ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल्स मर जाते हैं उनकी सफाई करने का काम भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ कौन सा होगा? जहां पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, ये क्या बनाता है? जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा था, वैसे ही जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है। दूसरा, रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। गोल्गी एपरेटस मैंने बताया आपको, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स। कौन सी प्रोटीन की बॉडी में कहाँ नीड है उसके अकॉर्डिंग उसकी पैकिंग करना, लेबलिंग करना और उसकी डिलीवरी करवाना, ये काम होता है गोल्गी एपरेटस का। लाइजोसोम्स मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइजोसोम जो है वो डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स डाई हो जाते हैं उनकी क्लीन आउट करवाता है। डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्म आउट ऑर्गेनल्स, रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, कोई भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी यदि ज़्यादा है तो उसको भी क्या करवाता है? वो रिमूव करवाता है। सिक्रीशन ऑफ परफोरिन, एंजाइम्स, मेलानिन एंड सीरोटोनिन, इनका भी सिक्रीशन करवाता है। डिग्रेडेशन ऑफ ओन सेल्स, ठीक है। पैरेक्सोसोम्स, ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस फैटी एसिड, जब बॉडी में फैटी एसिड एक्स्ट्रा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो उसका ब्रेकडाउन करवाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन और रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द एसिड्स। ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके फंक्शन है ये। सेंट्रोसोम्स, मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? याद करो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और उसके अंदर क्या आते हैं? क्रोमोसोम्स। तो जब सेल डिवीज़न होता है तब क्रोमोसोम्स में मूवमेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम्स के मूवमेंट कौन करवाता है? किसकी हेल्प से क्रोमोसोम्स में मूवमेंट होते हैं? सेंट्रोसोम्स की हेल्प से। सिक्रेटरी वेसिकल्स क्या होते हैं? सिक्रेटरी वेसिकल्स स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। जो सिक्रेटरी वेसिकल्स से छोटे छोटे वो सिक्रीशन करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जितने भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। हम भी यदि काम करेंगे तो खाना खाते हैं ना, हम लेते हैं ना, डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये नीड है हमें। क्यों? क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप व्हीकल है कोई, विदाउट फ्यूल व्हीकल नहीं आप ड्राइव कर सकते कोई भी। ऐसे ही सेम
सेल ऑर्गेनल्स जो है उनको भी काम करने के लिए, सेल ऑर्गेनल्स क्या कर रहे हैं, कोई प्रोटीन बना रहा है, कोई लिपिड बना रहा है, कोई फैटी एसिड को तोड़ रहा है, कोई सीक्रेशन कर रहा है, कोई जो डेड है उनको रिमूव आउट कर रहा है। तो इन सब ये कुछ ना कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं। कोई सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहा है, कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प कर रहा है। हर सेल ऑर्गेनल्स का कोई ना कोई फंक्शन तो है ही। तो इन सारे सेल ऑर्गेनल्स को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। विदाउट एनर्जी कोई भी सेल ऑर्गेनल्स काम नहीं कर पाएगा। तो एनर्जी आती कहाँ से है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है एटीपीएस के फॉर्म में, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस और स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो मॉनिटर है या न्यूक्लियस जो है वो रिमोट है। जैसे आपको टीवी में कौन सा चैनल देखना है, आपको कार्टून देखना है, आपको म्यूज़िक सुनना है, तो ये सब चीज़ें किसके थ्रू आप ऑपरेट करते हो, रिमोट की तरह, ठीक है। तो सारे टीवी का जो सिस्टम है आप किसके थ्रू कंट्रोल करते हो, रिमोट के थ्रू। ऐसे ही पूरे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है उनका कंट्रोल एक्टिविटीज़, कंट्रोल्स कहाँ से होता है, उनका न्यूक्लियस के थ्रू। कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल दैट इंक्लूड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन जीन्स, सिंथेसिस, ठीक है, सॉरी, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन जीन्स। तो ये जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, इनको सबकी कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो है वो कहाँ है, किसके पास है, न्यूक्लियस के पास। राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हैं जब, तो उसका नाम क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन जो है वो सेल के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ सेल शेप, यदि साइटोस्केलेटन नहीं होगा, हर सेल का एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा तो नहीं है ना सेल लंबा है तो कभी किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, ऐसे नहीं होता। आप सबके सेल देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो सारे सेल्स का एक ही स्ट्रक्चर होगा। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल, रोल इन माइटोसिस मीन्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। जब सोमा सेल्स की बात करें तो माइटोसिस ही होता है। क्लियर। तो सेल क्या होता है, आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं होनी चाहिए। सेल आपकी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट, सबसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। जब सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर यदि आते हैं तो वो भी आप इजीली लिख सकते हैं। सेल का स्ट्रक्चर भी क्या है, सेल के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ना है हमें, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ let's we start tissue. What is tissue? Tissues are the group of cells which have similar functions. Body tissue are classified into 4 primary tissues. Similar functions means क्या means है, जो फंक्शन सेल के थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सेल के थे वो ही टिश्यूज़ के भी हैं, ठीक है। ये जो टिश्यूज़ हैं ये कितने टाइप के हैं, प्राइमरी टिश्यूज़ 4 टाइप के हैं। ये कौन कौन से हैं, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। और ऑर्गन, व्हाट इज ऑर्गन? Organ is a structure formed by 2 or more primary type of tissues. Some organs are composed of all 4 type of primary tissues. Organ are of 2 types, ठीक है। टिश्यू क्या हुआ, जब कुछ ग्रुप ऑफ सेल हमने कलेक्ट किया तो उसको बोलते हैं हम टिश्यू, ठीक है।
अब टिश्यू जब क्या होगा, टिश्यू 4 टाइप्स के हैं, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। जब ये सारे टिश्यूज़ कलेक्ट होते हैं तो क्या बन जाता है, एक ऑर्गन बनता है। हो सकता है उसमें एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ही कलेक्ट होकर कोई ऑर्गन बना दें, या हो सकता है सारे टाइप ऑफ टिश्यूज़ आ जाएं और कोई ऑर्गन बना दे। तो एक ऑर्गन में एक टाइप का सेल भी हो सकता है और चारों टाइप के सेल्स भी, एक ऑर्गन में एक टाइप ऑफ टिश्यूज़ भी हो सकता है और सारे टाइप ऑफ टिश्यूज़ भी हो सकते हैं। अब ये जो ऑर्गन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, सॉलिड ऑर्गन और ट्यूबुलर ऑर्गन। मीन्स सॉलिड ऑर्गन मीन्स जैसे किडनी है, ग्लैंड्स है, लीवर है, ब्रेन है, ये सॉलिड ऑर्गन है। सॉलिड मीन्स जो अंदर से फुल है। बट कुछ ऐसे होते हैं ट्यूबुलर ऑर्गन या हॉलो ऑर्गन मीन्स जो अंदर से खोखले होते हैं, खोखले, ठीक है। जैसे स्टमक है, एक हॉलो ऑर्गन है जिसके अंदर आप खाना खाते हैं तो उसमें फूड स्टोर होता है। इंटेस्टाइन, जब स्टमक के बाद फूड कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में ही जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। यदि ये सॉलिड ऑर्गन होते तो इनमें कैसे फिलिंग होती, ठीक है। गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो अ ट्यूबुलर ऑर्गन। What is organ system? An organ system is a group of organs that works together to carry out a specific function of the body. Each system performs one specific function. Means जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन्स जो एक ही टाइप का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। मीन्स जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन, स्टमक का काम क्या है, डाइजेशन करना। इंटेस्टाइन क्या कर रही है, डाइजेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। ईसोफेगस डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। लीवर क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये जब सारे ऑर्गन्स कलेक्ट हुए तो उन्होंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या कर रहा है, वो फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा है। किडनी क्या कर रही है, वो भी यही कर रही है। ब्लैडर क्या कर रहा है, यही तो। यूरेटर क्या कर रहा है, वो भी यूरिन फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें जब क्या कलेक्ट हुई तो एक यूरिनरी सिस्टम बनाया। मीन्स ऐसे ऑर्गन्स जो एक टाइप का ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो कलेक्ट होते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन भी हेल्प करता हो और प्लस वो एंडोक्राइन सिस्टम में भी हेल्प करता हो, हार्मोन फॉर्मेशन भी करता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन्स भी प्रोडक्शन करता हो और ब्लड का फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करता है। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। यदि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो डाइजेशन ऑफ फूड में ही हेल्प करेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो बॉडी में जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस है उनको रिमूव करेगा, इसके अलावा कोई भी उसका फंक्शन नहीं है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन द ऑर्गन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है, जो ऑर्गन से उन तक ब्लड को सप्लाई करवाने में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन फंक्शन क्या करता है, कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2। बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना और बॉडी से CO2 को रिमूव करना। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ये ग्रोथ के लिए, बॉडी के रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज। एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज बनना ही किसके कंट्रोल में आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी और मूवमेंट को हेल्प करता है, मेंटेन करता है। अभी मैं कैसे खड़ी हुई हूँ बहुत टाइम से, तो ये किसकी हेल्प से खड़ी हूँ मैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की हेल्प से। यदि मेरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वीक होता तो मैं इतनी देर तक वॉक नहीं कर सकती या कोई भी वॉक नहीं कर सकता। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। Nervous system controls the locomotion and other activities including the intellectual function। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इंटेलेक्चुअल हेल्प करता है। मीन्स आप कैसे किसी और की बात को समझ सकते हैं, आप किसी को रिस्पॉन्स करते हैं कोई बात समझ के, तो ये सब किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। कैसे आपको कोई मैसेज पहुंचता है, आप उसके अगेंस्ट रिप्लाई करते हैं, ये डिपेंड करता है नर्वस सिस्टम पर। तो 1 बाय 1 करके हमें ये सारे सिस्टम हम लेंगे। अब क्या होता है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है,
deoxyribonucleic acid is DNA is a nucleic acid that carries genetic information to offspring of an organism. किसी भी offspring means कोई भी किसी की भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना किसके कंट्रोल में होता है? DNA. DNA forms the chemical basis of hereditary characters. It contains instruction for the synthesis of protein in ribosomes. Gene is a part of DNA molecules. ठीक है, होता है ना बहुत सारे जैसे किसी का बेबी हुआ तो सेम नहीं होते, आप बिल्कुल मम्मा पे गया है, पापा पे गया है, या उसकी हैबिट्स भी आप बोलेंगे सेम में अपने पापा की तरह करता है, मम्मा की तरह करता है। तो ये सब क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कौन स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी में? DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एपोप्टोसिस, व्हाट इज एपोप्टोसिस? Apoptosis is defined as a natural or programmed death of cell under genetic control. Literally, apoptosis refers to the process by which leaves falls from tree in autumn. आपने देखा होगा जब ऑटम सीजन आता है तो पतझड़ का बोलते हैं ना उसको, पतझड़ आया है। पतझड़ मीन्स सारे पेड़ से मतलब पेड़ से सारे पत्ते जो हैं झड़ जाते हैं। फिर जब न्यू सीज़न आता है तो फिर से क्या होता है? नए पत्ते आते हैं। ऐसे ही सेल भी हमारी बॉडी से रिमूव होती है और नया सेल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है एपोप्टोसिस रिफर्स एज सेल सुसाइड बिकॉज ऑफ द सेल एक्टिवेट द इंट्रासेलुलर डेथ प्रोग्राम एंड किल देमसेल्फ इन अ कंट्रोल वे। आपने देखा होगा कई बार स्किन निकलती है ना, स्किन निकलती है, न्यू स्किन आती है। बच्चों को आपने देखा होगा उनकी स्किन निकलती है, या एक एज के बाद बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। इट्स अ प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल। मीन्स अगर एडल्ट की किडनी है कोई, तो एडल्ट किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं नो डाउट। तो उसकी किडनी अच्छा काम करती है, बढ़िया मस्त फिल्ट्रेशन कर रही है। बट जब वही किडनी एक ओल्ड एज की किडनी हो जाएगी, ओल्ड किडनी हो जाएगी, तो उसके जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स से वो हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन बचें। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ नेफ्रॉन्स ख़राब हो जाते हैं। छन्नी होती है ना, छन्नी फॉर एग्जांपल चाय की छन्नी, नई छन्नी है तो कितने अच्छे से फिल्टर करती है वो, पर जब बहुत टाइम हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है वो छन्नी, तो आपने देखा ना उसके कुछ पोर्स बंद हो जाते हैं ना, तो फिल्ट्रेशन आप छन्नी चाय छान देंगे तो बिल्कुल स्लो निकल रही है इन कंपैरिजन टू न्यू छन्नी। तो जब ऐसा ही सेम किडनी में भी होता है, जब नई किडनी है वो कितना अच्छे से फिल्ट्रेशन करेगी और एक पुरानी किडनी है वो कैसे करेगी। तो उसमें क्या हुआ, वो डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगे। मतलब नेचुरल है सब कुछ, कोई उसमें डिसीज़ नहीं। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो कहेंगे कुछ नहीं, सब काम चल रहा है, बढ़िया है, ये ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक एज फैक्टर है। तो वो जो एक एज के कारण हो रहा है उसमें वो सेल अपने आप मर रही हैं धीरे धीरे। सेल की क्या हो रही है, चाय की छन्नी में छेद बंद हो गया, मीन्स सेल की डेथ हो रही है, लेकिन वो नेचुरल है, प्रोग्राम्ड है। तो उसको हम बोलेंगे सेल सुसाइड, भी उसका नाम दूसरा है सेल सुसाइड। बट यदि यही डेथ cell death is a process by which cell fails to carry out its function. It is also defined as irreversible cessation of function of the cell. ये थोड़ा सा पेज एक आगे पीछे हो गया तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। सेल डेथ, ठीक है, मेन टॉपिक जो है वो सेल डेथ है। सॉरी, पेज आगे पीछे हो गया था। सेल डेथ इज अ प्रोसेस बाय विच सेल फेल्स टू कैरी आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल डेथ मीन्स क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो भी उसका होता है वो करने में कर नहीं पाता। ठीक है, अपना फंक्शन कर नहीं पाता, तो वो होती है सेल डेथ। अब ये सेल डेथ टू टाइप्स की होती है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो मैंने आपको बताया एपोप्टोसिस मतलब जो एक एज के साथ हो रही है, दिस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। जो प्रोग्राम्ड है पहले से, जिसका नाम है सेल सुसाइड, इज एपोप्टोसिस। बट यदि ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण यदि सेल की डेथ हो रही है
तो उसको हम बोलेंगे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स इज अ premature death of cell in living tissues due to injury or disease. It is an uncontrolled and unprogrammed death. Necrosis is also known as cell murder because the cell is killed by extracellular or external events. यदि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुकिंग कर रहे हैं, उसमें चॉपिंग कर रहे हैं, कुछ आपको कुछ कट लग गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, तो ये सब चीज़ें क्या आपको प्रोग्राम था क्या कि पहले से कटना? नहीं, ये सब अनप्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल है। ठीक है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? सेल मर्डर हुआ है सेल का। इसमें कॉज क्या है? उसमें कॉज क्या था? डीजेनरेटिव चेंजेस, या इंटरनल कॉज था। इसका कॉज क्या है? कुछ भी एक्सटर्नल इवेंट, बाहर से कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमारी सेल की जो डेथ हुई है, तो उसको बोलेंगे सेल डेथ। तो इस सेल डेथ का नाम क्या है? नेक्रोसिस। और जो प्रोग्राम था पहले से इज नोन एज एपोप्टोसिस। क्लियर? अब तो सेल डेथ इतना क्लियर हुआ सबको? कोई कन्फ्यूज़न? कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी समझ ना आए, तो आप अपनी क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज जो हैं वो पुट कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।